नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बावेली, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। मेरे साथ जुड़े हैं अभिषेक तिवारी शो से। अभिषेक, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच गायत्री। बहुत-बहुत पहले तो शुभकामनाएँ आपके सेशन के लिए और आई एम रियली सॉरी कि आप दर्शकों को आपने बताया होगा कि टाइमिंग क्लैश हो रही थी तो इस वजह से मैं नहीं आ पाया, बट इट वाज़ गुड। जी, जी। सो अभिषेक, एक नया कंट्रोवर्सी चल रहा है इस वक़्त डिलिमिटेशन को लेकर और ऐसा लग रहा है कि स्पेशली तमिलनाडु में इसको लेकर बवाल मच गया है। वैसे तो हुँ। अन्नामलई ने भी आगे आकर इस पे स्टेटमेंट्स दिए हैं, अमित शाह ने क्लैरिफिकेशंस दिए हैं, बट अभी तक सॉर्ट आउट नहीं है। पर मैं इसका ना बहुत बेसिक से शुरू करूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद डिलिमिटेशन नहीं पता होगा, जस्ट फॉर द न्यू बिगिनर्स कि डिलिमिटेशन होता क्या है और ये ज़रूरी क्यों है भारत में? जी। देखिए समय-समय पर जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है और हर बार जब जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है तो 20-25 साल के अंदर एक बार सीटों की संख्या भी बढ़ती है और वो ऑब्वियस कारण है। जैसे उदाहरण देता हूँ। किसी समय में बिहार और झारखंड सेम स्टेट थे, तो वहाँ का अनुपात कुछ और था। किसी समय में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना और आंध्रा एक थे, तो उसका अलग कारण था। और आप देखिए कि समय के साथ जब जनसंख्या का अनुपात बढ़ेगा, तो आपको रिप्रेजेंटेटिव भी अधिक चाहिए होंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने इसी बार बताया था कि लगभग 750 के आसपास सीटें हो जाएँगी, जहाँ पे महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किया जाने वाला वैसे भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है डिमिलिटेशन के लिए एक ऑलरेडी परिसीमन जो इसको कहते हैं हिंदी में उसके लिए एक संस्था होती है और वो उसके देख-रेख में होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित चूँकि इस वक़्त केंद्र में सरकार है, तो उसमें पहली बार ये होगा। इसके पहले कई बार ऑलरेडी हो चुका है। आपको याद होगा कि 2009 से पहले जो डिलिमिटेशन हुआ था, उसके बाद बिहार की सीटों की संख्या बदली, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी इसी प्रकार से हो रहा है। अब डीएमके का प्रॉब्लम क्या है? डीएमके कह रहा है कि बिहार में तो 80 लोकसभा सीट हो जाएगी, हमारे पास कम होगी। कर्नाटका में बढ़ जाएगा, आंध्रा में बढ़ जाएगा, तो बीजेपी अपने फायदे के लिए करा रही है, पर ये टेक्निकली सही नहीं है। टेक्निकली इसलिए सही नहीं है क्योंकि जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से ही सीटें बढ़ेंगी। अब अगर तमिलनाडु में जनसंख्या कम है, तो उस हिसाब से सीटें ऑब्वियस ऑब्वियस सी बात है और वहाँ पे पहले से भी 40 सीटें हैं, ऐसा नहीं है 39 सीटें हैं। मुद्दा ये नहीं है, देखिए मुद्दा ये है कि कोई एक लाइन पर तो किसी विपक्ष को एक लाइन पर लाना पड़ेगा ना आपको मोदी सरकार का अपोज़ करने के लिए। और आपने देखा कि उन्होंने पहले लैंग्वेज के लिए बोला। तो लैंग्वेज वार पर आप बताइए कि समाजवादी पार्टी हिंदी का विरोध कर सकती है। आप बताइए, पॉसिबल है क्या? तो ये जो इंडी ब्लॉक बना हुआ है, इंडिया अलायंस बना हुआ है, कोई तो एक सब्जेक्ट चाहिए जिस पर ये सारी बातें हों। आपको मैं बताऊँ आपके दर्शकों को कि आज आज नहीं, कल एक आर्टिकल निकला था कि डीएमके का के लिए आर्टिकल निकला था न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, जहाँ पर उन्होंने कहा कि अ, एक रेड लाइन उन्होंने ड्रॉ किया लेकिन इंडी अलायंस के उनके अलावे सभी पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ हम अडॉप्ट कर रहे हैं इसको डिलिमिटेशन प्रोसेस को। ये एक और प्रॉब्लम है कि आपको दिख रहा है कि आपका तमिलनाडु के अंदर जो है चुनाव है 2027 में और मुश्किलों में है। विजय के आने के बाद भी कुछ बँटवारा होगा। बीजेपी नहीं है ठीक है, लेकिन बीजेपी उस प्रोसेस में है कि वो 10% अपने वोट शेयर को 15% पे लेके जाए, 16% पर लेके जाए। पहले किले का दरवाज़ा वो तोड़े। एक एक थ्रेशोल्ड वोट शेयर है, वहाँ पर बीजेपी पहुँचने का प्रयास कर रही है। के अन्नामलाई ने इस पे हिंदी विवाद पे भी बहुत बड़ी बात की और कल डिलिमिटेशन पे भी उन्होंने कहा कि इट सिम्स के वो डीएमके इलिटरेट्स की पार्टी बन गई है। तो विरोध अपनी जगह है गायत्री, लेकिन विरोध का कोई सर पैर नहीं है, तो ये विरोध टिक भी नहीं पाएगा। तो डीएमके क्या कर सकती है? क्या वो डिलिमिटेशन रोक अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि क्या वो डिलिमिटेशन रोक पाएगी? इसका एक लाइन में आंसर है उसके बाप की औकात नहीं। किसी के बाप की औकात नहीं है। इट्स अ वो सेंट्रल तो होके एक्सिस। रहेगा। हाँ, वो होके रहेगा। तुम मानो या ना मानो। तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, तुम नहीं मानोगे तो क्या उखाड़ लोगे? तुम 40 लोकसभा सीट पे 39 लोकसभा सीट पे ही उम्मीदवार खड़े करना, बाकी लोकसभा पे अलग-अलग पार्टियाँ खड़े करेंगी।
तो ये एक अननेसेसरी प्रोसेस शुरू हुआ है जिसके बारे में दुखद है और इस देश की बाकी राजनीतिक दल का समझ में नहीं आता, लेकिन कांग्रेस का इस पे जो स्टैंड है वो भी समझ के परे है। आप देखिए कि कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी बन के रह गई है। उसे समझ में आता है कि कर्नाटका के अंदर लैंग्वेज वार खेलना है, तमिलनाडु में उसकी अलायंस पार्टनर है डीएमके, लेकिन यूपी में अखिलेश यादव, वो उस लैंग्वेज वार के समर्थन में हो नहीं सकते। बिहार में तेजस्वी यादव। अच्छा, सरकार भी आपको इन्हीं के भरोसे बननी है और आपकी जो सीटें भी आई हैं नॉर्दर्न बेल्ट में, पूरा हिंदी बेल्ट में कह लीजिए, महाराष्ट्र बेल्ट में, आप कहीं भी इस लैंग्वेज वार को पुश नहीं कर सकते। ना गुजरात में कर सकते हैं, ना मध्य प्रदेश में कर सकते हैं, ना उत्तराखंड में कर सकते हैं, ना राजस्थान में कर सकते हैं। तो ये जो कंफ्यूज पार्टी बन के रह गई है, वो अब भारत के लिए भस्मासुर बनती जा रही है गायत्री। ये भारत को न केवल भारत के विभाजन की ओर में जो मैं कहना चाह रहा हूं, वो बहुत डेंजरस लाइन है। ये वो लाइन है, ये वो बिल्कुल लाइन ड्रॉ की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, जो किसी समय में जिन्ना ने धर्म के नाम पे किया था। धर्म तो कहना सही नहीं है, पंथ कल्ट मजहब के नाम पे किया था। तो ये वो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और अब शायद मन में भी हो कि कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम साउदर्न इंडिया में भी कुछ रियासतों को विभाजित कर लो, वहां के प्राइम मिनिस्टर हम बन जाएंगे। लेकिन वहां पे भी आप प्राइमरी फोर्स नहीं है कि आप पीएम बन जाएंगे। अगर पीएम बनने की इतनी इच्छा हो रही है आपको कि भारत को बांट करके हम पीएम बने, क्योंकि इस बेल्ट में तो भाई मोदी सरकार का हमारे पास कोई तोड़ नहीं है, हम किसी प्रकार से हटा नहीं पा रहे हैं। सब ताम झाम दंड भेद, जितना कुछ होता है साम दाम दंड भेद सब लगा लिया, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। आप औरंगजेब को ये कर लेते हैं, तो आप देखो पूरे इस डिलिमिटेशन के प्रोसेस में सभी पार्टियां हट गई है। एक पार्टी डीएमके कह रही है कि भाई हम नहीं मानेंगे। मत मानो, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ कर सकते हो क्या? जी। हम्म। दर्शकों को एक और अपडेट बता दूं कि डिलिमिटेशन के बाद 750 सीटें जरूर होंगी, लेकिन उसमें 27% विमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ था वो पहले से ही था। तो अचानक जो डीएमके को ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ कि अरे इससे हम बर्बाद हो जाएंगे, तो उस टाइम भी विमेन रिजर्वेशन बिल का आपको प्रोटेस्ट कर लेना था ना, औकात थी तो वो कर लेते। जी। अमित शाह जी ने भी तो आके बोला है ना कि प्रोपोर्शनल वाइज रहेगा। प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया विल बी प्रोपोर्शनल। अच्छा, एक चीज इसमें और इंटरेस्टिंग है, स्टालिन अब अपने साउथ की लेडीज से रिक्वेस्ट करें कि भैया 3-3 बच्चे पैदा करो कम से कम, अदरवाइज नॉर्थ वाले पूरा का पूरा कब्जा कर लेंगे पॉलिटिक्स पे एंड पावर पे। जी। ये अब 3 बच्चे पैदा करो, ये तो वो लाइन हो गई जो भाई इस्लामिक वाले बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा करके गजवाए हिंद करना है। अब अगर वो प्रोसेस है तो मुझे आपको भी पता है, मैं उस लाइन पर नहीं जाता, वो मेरी लाइन नहीं रही है। अब अब रही बात प्रोपोर्शनेट की, तो पहला भी वैसे ही था, दूसरा भी वैसे ही था, तीसरा भी वैसे ही था, ये भी वैसे ही रहेगा। और इसमें ये सोचना कि एक, देखिए डेंजरस क्या है गायत्री, इस देश की जो इंडिपेंडेंट बॉडीज रही हैं, उनके ऊपर अब प्रश्न चिन्ह खड़ा करके एक पूरे भारत के अंदर जो है क्योस क्रिएट करने का जो प्लान है, आप चुनाव आयोग की स्वायत्ता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो हुआ तो था अभी बैलेट पेपर पे चुनाव तो हुआ है तेलंगाना में 2 दिन पहले, सरकार भी कांग्रेस की रही है, क्या उखाड़ लिया आपने? हार गए ना, वहां भी बीजेपी के एमएलसी बन गए ना, आप नहीं रोक पाए ना। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार की बेवकूफियों से आप जनता के आगे लगातार एक्सपोज ही हो रहे हैं। जनता आपको समझ रही है कि आप क्या करना चाहते हैं, भारत के अंदर जो ये विभाजन की मानसिकता है। अब उसी प्रकार से चुनाव आयोग के बाद आप देखिए न्यायपालिका पे तो प्रश्न चिन्ह लगातार दोनों तरफ के लोग लगाते रहते हैं। लेकिन और मैं ये मानता हूँ कि न्यायपालिका के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, कमियां हैं, नीचे ऊपर दोनों लेवल पे, लेकिन उसके कारण कुछ और है। तीसरा जो इंडिपेंडेंट बॉडी है चुनाव आयोग के बाद, अब आप देख लीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जो बात हो रही थी, वो भी आपको एक्सेप्ट नहीं है। तो भाई साहब एक्सेप्ट है क्या आपको? इरेडिकेट सनातन धर्म के अलावे आपने क्या एक्सेप्ट किया? आपका बेटा बोलता है कि हम सनातन धर्म, डेंगू मलेरिया उसको मिटा देंगे, वही आप मानते हैं कि हाँ वो काम हम कर सकते हैं। मंदिरों से आपको पैसा लूटना ही है, मैं लूट ही कहूंगा, क्योंकि मंदिर आपने नहीं बनाया,
तो आपको अधिकार नहीं बनता है टैक्स लेने का। तो मंदिरों से आप पैसा लूट ही रहे हैं। फिर ठीक ठीक वैसे ही लूट रहे थे जैसे ब्रिटिश लूट रहे हैं। तो ये जो पूरा एक डीएमके पेरियारवादी द्रविड़ पॉलिटिक्स के नाम पर ये जो हो रहा है तमिलनाडु को अंततोगत वो पता है कहां लेके जाएगा? केरल की तरफ। आपके दर्शकों को मैं बताऊं, अभी कुछ दिन पहले केरल को लेकर के एक रिपोर्ट आई। केरल बैंकरप्ट होने के कगार पर, और सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंचे कि मालिक आप भीख दिलवा दीजिए केंद्र सरकार से। मैं ये पूछता हूं, ये तुमने जो फ्री की चीजें दे रखी हैं वो केंद्र सरकार से पूछ के दे रखा है? तुमने पूरे केरल की इकोनॉमी को बर्बाद किया है, केंद्र सरकार से पूछ के किया है? तुमको केंद्र सरकार क्यों पैसा दे? तो अब आप देखिएगा तमिलनाडु के अंदर वही हो रहा है। हम जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं, टेक्निकली गलत है। आप दे रहे थे पिछले 2 साल के स्टेट जीडीपी में। आप देखिए यूपी जो है 11वें नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। तो प्रोपोर्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा वो दे रहा है। आप टेक्निकली रॉन्ग है। डेटा के हिसाब से दिखता जरूर है कि आप भी बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात से आप ज्यादा नहीं दे रहे हैं। अगर हर स्टेट इस हिसाब से कहने लगे कि मेरा योगदान है भारत को निर्माण करना, तो भारत तो विभाजित हो ही जाएगा। और यही एग्जैक्टली डीएमके, कांग्रेस या वैसी विभाजनकारी शक्तियां जो बाहर भी, देश के बाहर भी बैठी हैं, वो यही चाहती है कि भारत को स्टेट्स के रूप में लड़ा दिया जाए। ये सेट प्रैक्टिस है। आप देखिए पाकिस्तान में यही हुआ। बलूचिस्तान के नाम पे, सिंध के नाम पे, लाहौर के नाम पे लगातार वहां पे लड़ाई हो रही है। और वो प्रैक्टिस इनके प्रैक्टिस का हिस्सा है। वो हर स्टेट को ऐसे ही करते हैं। तो ठीक है, ये जो आपने दिखाया कि आर्टिकल 82 और 170 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 329 ये फिर वही बात कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो आप आर्टिकल दिखा रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ना। लेकिन इनके कॉन्स्टिट्यूशन के तो पन्ने सफेद हैं। आपने राहुल गांधी की रैली का वो कॉन्स्टिट्यूशन लाल किताब नहीं देखा था गायत्री, जो आप मुझे ये दिखा रही है? उसके सारे पन्ने सफेद थे। इसका क्या मतलब है? राहुल गांधी के द्वारा, राहुल गांधी के लिए और राहुल गांधी के द्वारा संचालित संविधान, वो आर्टिकल में मानते नहीं ना। आप बताइए आर्टिकल और संविधान के आप जो बता रही हैं उसके हिसाब से जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या कहा गया है? ये तो नहीं कहा गया कि आप तमिल मत सीखो। कहा भाई दो भारतीय भाषा आप सीख सकते हैं। और उसमें यह भी नहीं है कि हिंदी सीखना है, आप कन्नड़ सीख लो ना। आपको रोका किसी ने? आप तमिल सीख के अलावे मलयालम सीख लो, किसी ने रोका है क्या? तो अंग्रेजी से प्रॉब्लम नहीं है, उर्दू से प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी हिंदी से प्रॉब्लम है। हिंदी से प्रॉब्लम नहीं है, ये कहिए कि हिंदू से प्रॉब्लम है। तो ये जो डिलिमिटेशन के लिए जो तमाम चीजें हैं। एक एक चीज़ पे जिस पे वो अटके हुए हैं, अच्छा ये आर्टिकल्स के साथ सेपरेट क्या है अभिषेक? आर्टिकल 82 जो है दैट इज़ फॉर द क्या बोलते हैं, फॉर द सेंट्रल लोकसभा के लिए। और आर्टिकल 170 जो है वो रीएडजस्टमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स के लिए। 329 फाइनलिटी ऑफ द डिलिमिटेशन ऑर्डर्स जो आते हैं डिलिमिटेशन करने के लिए, वो 329 के लिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ जस्ट इफ समबडी वांट्स टू नो अबाउट द एग्जैक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल 82 के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि सेंटर के नीचे आता है और एक बार ही प्रोसेस बिगिन हो जाता है तो उसको स्टेट्स भी रोक नहीं सकते। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर जो आती है कि डीएम के अटका हुआ है कि 1971 के सेंसस को यूज करना है अभी भी और अगले 30 साल बाद भी। क्यों? मतलब वो 2000, हाँ, मतलब जो सेंसस है 1971 वाला उसी के ऊपर करना है। मतलब उनको 2001 का सेंसस भी नहीं यूज करना है जिसके ऊपर पिछला डिलिमिटेशन हुआ था। उनको यूज करना है 1971 वाला। हड़प्पा मोहनजोदारो में चले जाएं। नहीं नहीं, ये उससे तो बोलो कि मतलब बहुत ही देखिए जो लॉजिकल टॉक्स नहीं है इन लोगों की। अच्छा, जो नहीं अभी आपने कहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यू शुड बी प्राउड दैट वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस। आप हिंदी मत सीखो, आपको हिंदी से प्रॉब्लम है, हिंदी कोई इंपोज नहीं करेगा। आप कन्नड़ा हिंदी सीख लो तो सीखो। आप देखिए कि वहां पे भी तो परिस्थितियां तो वही है। जितना नफरत हिंदी से उतना ही नफरत इनको तेलुगु से भी है, और कन्नड़ कन्नड़ से भी है। आप किसी भी तमिल उनसे मिलिए जो डीएम के का घोर विचारधारा वाला चलता है, वही सेम एक्सरसाइज कर्नाटका में हो रहा है। उनको तमिल से अचानक प्रॉब्लम होने लगी है। तो आप देखिए कि देश की अलग अलग भाषा बोलने वालों के साथ महाराष्ट्रियन से प्रॉब्लम होने लगी। महाराष्ट्रियों को अगर ये भाव आ जाए कि कन्नड़ा से प्रॉब्लम करना है, तो ये जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है जो भाषा के नाम पर विभाजित कर रहे हैं, क्षेत्र के नाम पर विभाजित कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने इंपॉर्टेंट, वो अच्छा मैंने लिख रखा था आपके लिए शो के लिए, कि वो डिलिमिटेशन 1971 वाला पॉइंट।
देखिए, पिछला जो डिलिमिटेशन हुआ था 2001 के हिसाब से हुआ है, ठीक है? अब इस आदमी को कोई बेल्ट ट्रीटमेंट दे और ये पूछे कि 1971 के जनसंख्या का के हिसाब से ये क्यों जाएँगे? तू लॉजिकल कारण बता। कोई लॉजिकल कारण नहीं है। सिर्फ़ वो 1971 इसलिए कह रहा है क्योंकि उस समय तमिलनाडु के अंदर उतना कर्नाटका या फिर अभी लगभग आपको 1.5 करोड़ से अधिक तेलुगु लोग भी मिल जाएँगे तमिलनाडु के अंदर। वो लोगों का इतना फ्लो नहीं था। तो इनका तो एक अलग वोट है ना। अब राजनीति तो वोट के हिसाब से जा रही है ना गायत्री। आज 1.5 करोड़ से अधिक तेलुगु वोटर हैं और तेलुगु वोटर हैं तो हो सकता है इसको डर लग रहा हो कि यार ओ जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है आंध्रा में और तेलंगाना में वो हिंदुत्व की जबरदस्त लहर है तो वो तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है। 1.5 करोड़ तो वोटर होता है ना गायत्री। उसका तो एक बेस होता है ना, वो तो सीटें जिताएगा ना। तो अभी रिसेंटली एक बात कही थी वहाँ के जो डिप्टी सीएम है आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण ने कि वो तमिलनाडु के अंदर भी राजनीति पे और ये मंदिर अधिग्रहण को लेकर के ये शुरू करेंगे। तो डर है ना कि यार जो हमने वो लूट मचा रखी है, मुझे कहीं नहीं अन्ना नहीं वो पॉइंट्स ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं है 1971 पे क्यों जाना चाहते हैं? 2001 का भी डेटा इन्हें क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? चलिए अभी तो कितने लंबे टाइम से बात चल रही है कि सेंसस होगा। आई थिंक लास्ट 5-7 साल से बात चल रही है कि कभी भी सेंसस हो सकता है और उसी के नीचे सीए और एनआरसी वगैरह बाकी चीजें भी डेवलपमेंट्स हुई। इनको दो अरे 1971 से इतनी ज्यादा प्यार मोहब्बत क्यों है? मैं बता रहा हूँ, आपने वो फ़िल्म देखी है बंटी बबली? उसमें फूल सखी के दरवाजे के बाहर जो है ना वो प्रोटेस्ट हो रहा था। तो फूल सखी आकर के पूछी कि क्यों हंगामा कर रहे हो? तो बोल रहा है अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो बोला माँगे तो बताओ, तानाशाही नहीं चलेगी। तो बोले किसकी तानाशाही? बोला किसी की भी नहीं चलेगी। फिर फूल सखी पूछती है कि भाई माँगे क्या है ये तो बताओ? तो कहता है अंग्रेजों भारत छोड़ो। लास्ट में बोल रहा है कि चमेली सखी जी। तो बोला नहीं मेरा मेरा नाम चमेली सखी नहीं, मैं तो फूल सखी हूँ। तो बोला अच्छा ओके, दूसरे जगह पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। वो पूरा क्या है एक फ्रॉड था वो जो ताजमहल को बेचने के लिए। और फ़िल्म के मैं बारे में बता रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली डीएमके वही कर रही है। मोदी सरकार पूछ रही भाई ये प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, हिंदी नहीं चलेगा। अरे बोला भाई हिंदी तो हम पढ़ने बोल ही नहीं रहे हैं, तुम तेलुगु पढ़ लो। बोला नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि हमको अब बताना है कि हम सत्ता में हैं और ऑपोजिशन के रूप में देखिए तमिलनाडु के अंदर अगर आप देखेंगी, पिछले 2.5 साल से मुख्य ऑपोजिशन में ऑटोमेटिकली बीजेपी शिफ्ट हो रही है और बिना किसी विधायक के हो रही है। तो डर नहीं लगता? डर लगता है ना कि नंबर 2 पोजीशन पे पहुंचेगी आज नहीं तो कल, तो चैलेंजर बनेगी और चैलेंजर बनेगी तो यहाँ के पॉलिटिकल डायनामिक्स बदलेंगे। ये बहुत सिंपल पॉलिटिकल कैलकुलेशन है डीएमके का। लेकिन डीएमके ये जो कर रही है, उसका एक नुकसान है उसको। जितना इन चीजों का विरोध करना शुरू करेगी, अन्नामलाई को स्पेस मिलता जाएगा, पवन कल्याण के लिए भी स्पेस क्रिएट होगा, मंदिर आंदोलन वीएचपी जो मेरी जानकारी है वो अप्रैल के बाद शुरू करेंगे। ऑलरेडी सारी चीजें तैयारी हो गई। तो जब देश भर में हिंदू मंदिर आंदोलन फ्री करो और इसकी बात शुरू होगी तो तमिलनाडु सबसे प्राचीन वहां पे मंदिर है और उसका तो प्रभाव डायरेक्टली राजनीति पे पड़ेगा। तो ये सारी चीजें सेंस कर रहा है, तो विरोध करना है। अभी आप उसको जाकर के आइसक्रीम भी दोगी ना डीएमके को, तो बोलेगा कि नहीं ये वाला आइसक्रीम ठीक नहीं है, मैं तो रागी मुद्दे का बना हुआ फ्लेवर वाला चाहूंगा। तो आप बोलोगे कि नहीं भाई एक आइसक्रीम के इसमें तो वही फ्लेवर मिलते हैं। बोला नहीं नहीं ये सारे फ्लेवर फ्लेवर तमिल विरोधी हैं। वो ये बोल सकता है ये सारे फ्लेवर यहाँ पे नहीं उगाए जाते हैं, यहाँ फसल नहीं है तो ये तमिल विरोधी है। तो जहां हर चीज को आप तमिल अस्मिता से जोड़ने लगेंगे, प्राइड से जोड़ने लगेंगे, तो वो जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो डिटैच होने लगते हैं कि यार ये राजनीति नहीं हो रही है मेरे अगेंस्ट, अब लोगों के अगेंस्ट में ये सारी चीजें हो रही है। वेल जी। ठीक है। और डीएमके के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है। डीएम के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब शुरू होगा। मैं जानता हूं कि विजय के लिए प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा उनके बीच डील हुआ है ठीक ठाक पैसे का। और प्रशांत किशोर की आईपैक जो है वो डीएमके को जिताने की जिम्मेदारी ली है। सॉरी, डीएमके बोल रहा हूँ, ये विजय के जो थालापति है वहां का एक्टर है, उसकी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर ने ली है। और वो ऑफिशियल अब तो न्यूज बाहर भी आ गया है। वहाँ पर एक वो रैली कर रहे थे प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा कि 2027 के
इलेक्शन में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद यहाँ के लोग एक बिहारी को, प्रशांत किशोर को याद करेंगे, जिसने डीएमके की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया है, और विजय थालापति की सरकार बनेगी। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, बीजेपी या तो चुपचाप रसमलाई खा ले, क्योंकि जब आईपैक इनके घोटालों का उजागर करना शुरू करेगी सोशल मीडिया पे, तो क्या विजय के पास वो ऑटोमेटिकली वो कैडर और ये सारा चीज निर्मित होगा, या आप अपने कैडर का, संघ का उपयोग करके अपनी तरफ ज्यादा वोट ट्रांसफर कराओगे? तो बीजेपी को 2017 में, मैं सॉरी 2027 में नेचुरली बेनिफिशियरी देखता हूं, जैसे अन्ना आंदोलन का बेनिफिट हुआ था, और ये आपको पहुंचाएगा बीजेपी को वोट शेयर 11% से 16-17% पर, जो कि एक थ्रेशोल्ड वोट होगा। इस बात को भी डीएमके समझ रही है, और ये प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है 2027 में, लेकिन किले का पहला दरवाजा वो जरूर तोड़ देगी। जी। इन सिंपल टर्म्स अभिषेक तो स्टोरी ऐसे सुना दी, मैं भूल गई। 1971 का जो सेंसस है उसके हिसाब से जो उनकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो स्टेटस क्यों मेंटेन रहेगा, जो अभी है जिस पे अभी चेंजेस नहीं हुए तो वो मेंटेन रहेगा, इसलिए वो 1971 पे अटके हैं और 2001 का भी डेटा इसीलिए नहीं एक्सेप्ट करें कि स्टेटस क्यों वो मेंटेन रखना चाहते हैं। उनकी जो उनके हिसाब से इक्वल रिप्रेजेंटेशन एज पर नॉर्थ एंड साउथ, जिस डिवाइड को ये और राहुल गांधी और बाकी के डिवाइसिव फोर्सेस बार बार प्रमोट और लोगों में पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को उस मतलब उस स्टेटस क्यू को मेंटेन रखेंगे। जितनी सीटें अभी हैं उतनी सीटें मेंटेन रहेंगी, इसीलिए बोल रहे हैं 1971 का सेंसस को ही फॉलो करो। मतलब ये नहीं चाहते कि सेंसस हो, इनको ये नहीं चाहते कि देश में कितनी जनता है वो पता चले, ये नहीं नहीं नहीं, चाहते गायत्री, गायत्री एक अंडर काउंटर काउंट 545 लोग पूरे भारत को कैसे, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन को कैसे चला सकते हैं? वी नीड मोर पीपल। हम अंडर स्टाफ्ड हैं, इट्स नॉट नॉट ओनली पॉलिटिकली, बट आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, पुलिस में जाओ, मेडिसिन में जाओ, कोई भी फील्ड में जाओ, पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है। 1971 यार, पचास कितना नहीं नहीं 30 नहीं, और मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है कि डीएमके 2001 में एग्जिस्ट करती थी, हाँ या ना? 2001 के बाद एक डिमिलिटे, मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है 1971 के बाद कई बार हो चुका है, तो 2001 के बाद जो है ये 2008 में हुआ था। तो 2008 में एग्जिस्ट करती थी वो, थी पार्टी? 2001 के सेंसस के हिसाब से हुआ था, तो उस वक्त भांग पी के सो रहे थे, माल फूक करके, गांजा फूक करके सोए हुए थे। उस वक्त याद नहीं आया कि 1971 के हिसाब से होना चाहिए? उस वक्त चूंकि कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस माई बाप है, तो उस वक्त एक्सेप्ट कर लिया, बोला नहीं नहीं 2001 में क्या दिक्कत है, ठीक है। अब इनको अचानक से याद आ रहा है कि नहीं 1971। तो तो ये जो फिलहाल अभी जो तमिलनाडु के अंदर नंबर ऑफ सीट्स है, मैं बता दूं कि वो डिलिमिटेशन के बाद की हैं। तो सरकार गिरा दें, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दें, क्योंकि आपको तो एक्सेप्ट नहीं है ना। पहले ये बताएं, सरकार गिरा दें, राष्ट्रपति शासन लगा दे 2 साल के लिए। उस आप देखिए देखिए, जो आर्टिकल की आपने बात की है उसके अनुसार जो लोकसभा की प्रक्रिया है सीटों को बढ़ाने को लेकर के, डीएमके कुछ नहीं कर सकती। तो ये विवाद भी अननेसेसरी है। आप चीखिए चिल्लाइए, नहीं होता, एक छोटा बच्चा होता है, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, उसके बाद मम्मी चप्पल निकालती है, 2-3 चप्पल मारती है, बोले चल, तो वो स्कूल जाता है। तो डीएमके का वही है, मम्मी चप्पल निकालेगी, अब यहाँ पे मम्मी की जगह डैडी हो सकते हैं, वो 2-3 चप्पल निकालेंगे, वो घसीट के, कुछ बच्चे होते थे ना 90s में कि वो रोते-रोते स्कूल जाते, तो हम लोग घसीट के लेके जाते थे, कैसे नहीं जाएगा स्कूल, वो घसीट के स्कूल तक लेके जाते थे। वो स्थिति है, तो वो होता रहेगा इनके साथ, और कुछ नहीं हो सकता। तो तुम बच्चे हो, तुमको स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा, बस। कई बार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, छोटे-मोटे अमेंडमेंट्स को भी चैलेंज किया हुआ है जो डिलिमिटेशन से रिलेटेड रहते हैं, बट एज़ एज़ अभिषेक सेड, कुछ नहीं कर सकते हो, सेंटर के नीचे आता है, सेंटर डिसाइड करता है। एंड रिमेंबर वी हैव अ फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसीलिए 14 देशों से अलग-अलग पॉइंट्स उठाकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। स्ट्रॉन्ग सेंटर वाज़ ऑलवेज़ ऑलवेज़ अ मेन फोकस ऑफ अम्बेडकर जी। उनको ये पता था कि भारत में ऐसे बहुत सारे जैसे डीएमके है, जैसे ममता बनर्जी हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो हर वक़्त डिमांड करते रहेंगे अलग देश के लिए, क्योंकि सबको प्राइम मिनिस्टर बनना है। चाहे 1 घंटे के लिए बनना है पर बनना है। उनके दिमाग में वो जो फितूर है, वो जो ख्वाब है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं,
इसलिए स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया गया था और इसीलिए एक्सेप्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर एंड स्मॉल अदर थिंग्स, जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो सेंटर के पास में रहता है। वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ, वो नाक रगड़ लें, एंड ऑफ द डे द पार्लियामेंट रिमेन्स द सुप्रीम व्हेन इट कम्स टू दीज़ मैटर्स। नहीं, नहीं, जी। सुप्रीम कोर्ट भी विधानमंडल के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता ना। देखिए, अ, आप और मैं एक शो कर रहे थे, 1.5 साल हो गए, 1 साल हो गए मुझे याद है, जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था आर्टिकल 370 पे। द फर्स्ट थिंग आई कमेंटेड ऑन योर शो कि 45 दिन तक सुप्रीम कोर्ट सुनने का ड्रामा तो कर सकता है, लेकिन जो राज्यसभा और लोकसभा से चीजें पारित होकर के हिस्सा बन गई है संविधान का, उसको बदल नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट। और वही हुआ, 45 दिन तक सुनवाई हुई, तमाशा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वही होना है। तो वही चीजें हैं कि आप चैलेंज जरूर कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की तो व्यवस्था है ना भाई, वो एक्सेप्ट करेगा, सुनेगा। लेकिन जो चीजें उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आती, आप देखिए, विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, ये 4 जो है पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण में अब आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी के पिलर हैं। तो पत्रकारिता को हटा दीजिए क्योंकि उसका कोई कार्य क्षेत्र नहीं है। लेकिन कार्यपालिका को के क्षेत्र में अगर न्यायपालिका हस्तक्षेप करने लगे, विधानमंडल के कार्य में अगर कार्यपालिका हस्तक्षेप करने लगे, तो इसका तो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा ना। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ढंग से बनाया गया। कई लोग बाबा बाबा साहब अम्बेडकर की इस मामले में आलोचना करते हैं, मैं नहीं करता। जानती है क्यों? क्योंकि ही वाज़ द फर्स्ट गाय, उन्होंने कहा कि पेरियार पागल है। मैं उसी दिन समझ गया था पढ़ के कि उसका विजन भाई पक्का है। वो आदमी को पहचानता है। बिल्कुल सही। ठीक है? तो या तो आप बाबा साहब अंबेडकर के समर्थक हो सकते हैं या पेरियार के। दोनों के समर्थक अगर आप हैं, तो आप लेफ्टिस्ट हैं, हिपोक्रेट हैं। बिल्कुल सही। जस्ट फॉर व्यूअर्स नॉलेज, हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला जो पॉइंट है वो ब्रिटिशर से लिया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया था। और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किन-किन पावर्स को किसे-किसे देना है, और जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर है या इस तरीके की चीज़ें, वो अमेरिका और कनाडा से लिया गया था। ये मैंने कहा चलते-चलते थोड़ा-सा ऐड ऑन कर दें, तो हमेशा जो हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर है, दैट थैंक गॉड ब्रिटिशर्स से उन्होंने ये ले लिया, नहीं तो पता चला आज तो कुछ कहानी और ही होती। अच्छी चीज़ ली है, पहली बार अच्छी चीज़ ली है। जी। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। अभिषेक का चैनल है द अभिषेक तिवारी शो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर हिज चैनल ऑल्सो। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार।